बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार और गढ़वा जिला में होंगे छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना। बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है उद्यान विकास योजना। अगात मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आर्केल। अब समाचार विस्तार से। लातेहार और गढ़वा जिला में छोटे कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैम्प्स, पैक्स को उपकरण बैंक के लिए अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। छोटे कृषि उपकरण बैंक की कुल योजना लागत 6,25,000 रुपए है। इसमें सरकार की ओर से 80% अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान व्यक्तिगत रूप से भी 2 लाख रुपए तक का कृषि उपकरण 80% अनुदान पर ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए लातेहार जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में उद्यान विकास योजना के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बागवान मित्रों और किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण और युवाओं को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न अवयवों की स्थापना के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग अनाज फसलों के लिए अलग अलग मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। किसी में ज़्यादा तो किसी में कम मात्रा में नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप कृषि विशेषज्ञ की अनुशंसा पर फसल और फसल की प्रजाति को ध्यान में रखकर उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। जो किसान भाई अगर उर्वरक जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फूर, और चूँकि ये सारी सीरियल फसलें हैं, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, चूँकि इनकी खाद या उर्वरक की मात्रा इनको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। जो केवल पल्स ऐसा क्रॉप है उसको भी मात्रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो खुद नाइट्रोजन वायुमंडल से फिक्स कर लेता है, इसलिए उसको हम कम नाइट्रोजन देते हैं। तो अगर किसान भाई धान के मात्रा में उनको उर्वरक है तो वो कंपोजिट किस्म लगा सकते हैं और 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन कंपोजिट द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मटर की अगात बुआई का उपयुक्त समय है। राज्य के जो किसान मटर की अगात खेती करना चाहते हैं वे बुआई का काम शुरू कर दें। अगात मटर के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद है आर्केल। अगात मटर की बुआई में 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अगात मटर का अनुशंसित उन्नत प्रभेद की उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रोपाई के बाद धान के पौधों की बेहतर बढ़वार में सबसे बड़ी बाधा है खरपतवार। रोपा धान में निकाई गुड़ाई का काम करने के लिए कृषि उपकरण पैडी वीडर का उपयोग करें। इसकी कार्य क्षमता 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में फलछेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट
4% दवा या इंडोस्कार्प दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि गेहूं और चावल की फसल लगाने के लिए अधिक मात्रा में पानी की खपत होती है और साथ ही साथ मौसम की अनुकूलता की भी ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें मोटे फसलों की, तो मोटे फसलों में ना ही ज़्यादा मौसम की अनुकूलता की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा पानी की खपत होती है।
तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि वैसे किसान जो मोटी फसल की खेती कर रहे हैं वो किस प्रकार से करेंगे, उससे उनको क्या लाभ होगा, यानी कि कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम लेते हैं और विस्तार तरीके से जानकारी, और इसी के लिए हम आपको सीधे अपने विशेषज्ञ से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि मोटे अनाज की खेती किसान भाई क्यों करें, है ना, क्यों करें? क्योंकि देखिए मोटे अनाज पहले आपको जैसे मालूम होगा, आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले मोटे अनाज हम लोग खूब खाते थे और स्वस्थ रहते थे। अब क्या हुआ, बीच में मोटे अनाज का जो खाने का जो प्रचलन है ये धीरे धीरे कम हो गया, होते चला गया और लोग महीन अनाज के तरफ बढ़ते चले गए। उससे क्या नुकसान हुआ कि बहुत तरह की बीमारियां अपने साथ वो पालते चले गए। जैसे मोटे अनाज छोड़ने का सबसे गंभीर बीमारी सामने आया वो है शुगर की बीमारी, यानी डायबिटिक, है ना। तो आप देखिए मोटे अनाज छोड़ने से क्या हुआ कि लोग डायबिटिक हो गए। आपके हार्ट की समस्या यानी हार्ट अटैक आने की समस्या दिनों दिन बढ़ते चली जा रही है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ते चली जा रही है। तो इस तरह से ये सब नुकसान हो रहा है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, और अब लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्यों ना हम ऐसा फिर से वो पुरानी चीज़ें खाएं जिससे इन समस्याओं या इन बीमारियों से हम दूर रहें। अब क्या हो रहा है कि अब तो किसान उगा नहीं रहे हैं ये सब मोटे अनाज, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है और महीने अनाज की डिमांड ज़्यादा है और किसान भाई इसको उगा नहीं रहे। अब क्या हो रहा है कि जो थोड़ा बहुत जो मोटा अनाज किसान भाई उगा रहे हैं उनको इससे बहुत अधिक मुनाफा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको हम बताते हैं कि जैसे ज्वार है, बाजरा है, इनकी जो रोटियां लोग खाते हैं तो इनका जो आटा जो अब बाज़ार में बड़े बड़े मॉल में मिल रहा है, वैसे ही मड़ुआ का आटा बड़े बड़े मॉल में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, कुछ रेट का आइडिया है आपको? वो करीब 70-80 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो इस तरह से अगर मोटे अनाज किसान भाई उगाएंगे तो उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा, है ना, और जब ज़्यादा पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो अगर झारखंड के प्रदेश में बात करें तो मक्का की क्या संभावना है? देखिए झारखंड में मक्का फसल किसान भाई के लिए बहुत ही अच्छी फसल मैं कहूँगा, क्योंकि झारखंड में मक्का सालों भर उगा सकते हैं। सिर्फ 2 महीना इसकी खेती नहीं कर सकते हैं, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है, उस समय नहीं लगा सकते हैं। और मक्का लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 2 महीने में जो है भुट्टे पक के तैयार हो जाते हैं। जो ग्रीन मक्का जिसको लोग डायरेक्ट आँच में भून के खाते हैं वो 2 महीने में पक के तैयार हो जाते हैं। तो अगर एक पौधे पर कम से कम 1 से 1.5 भी भुट्टे पैदा हो जाते हैं तो किसान उसको तोड़ करके, और आजकल मार्केट में 20 रुपये से 25 रुपये किलो वो मार्केट में मिल रहा है ना। तो किसान को क्या हो रहा है कि 2 महीना में एक अच्छा पैसा मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसको बड़ी चाव से खा रहे हैं, है ना। अब मक्का खाने से क्या फ़ायदा है? मक्का खाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि किसान जो आम आदमी हैं उनके पाचन संबंधी जो समस्या है वो लगभग दूर हो जा रही है ना। जैसे कॉन्स्टिपेशन जिनको बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो वो क्या होता है कि मक्का जब खाते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। और जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर रहेगी, पेट जब साफ रहेगा, तो क्या होगा कि बहुत सारे बीमारियों से आप बचेंगे। तो ये चीज़ लोगों को समझ में आ गया है कि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने के लिए वही मोटे अनाज का हम प्रयोग करें जिससे हमको फ़ायदा हो। आयुर्वेद में कहना है कि अगर पेट आपका ठीक है तो आप हर तरह की बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो इसलिए जब आप मक्का का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, और जब साफ रहेगा तो आप हर तरह की बीमारी से दूर रहेंगे। तो प्रोसेसिंग में अगर ले आते हैं तो उसका दाम 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है, इससे भी फायदा है। अगर मड़ुआ की बात करें तो मड़ुआ के क्या उपयोग है, और हमारे किसान भाई जो रोक रहे हैं इसकी खेती नहीं कर रहे थे उनके लिए क्या है? देखिए मड़ुआ जो है ये भी एक मोटा अनाज का बहुत अच्छा अनाज है ना। पहले तो आपको ये बता दूं कि जितने भी मोटे अनाज होते हैं उसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है,
और आयरन हमको खाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आयरन अगर हम खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है वो दूर होती है। तो जितने भी गांव में आप देखेंगे औरतें हैं जिनका पोषण ठीक से नहीं होता है, या जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी के बाद जो कहते हैं ना कि जो अच्छा आहार देने की ज़रूरत होता है, उसमें मड़ुआ जो है सबसे ऊपर आता है। ये मड़ुआ क्योंकि आयरन में बहुत भरपूर है, इसलिए इसको किसान भाई को हम लोग को खाना चाहिए। चलते चलते हम सर आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो मोटे अनाज की खेती नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस मोटे अनाज का किसान भाई खेती अब बंद कर चुके थे और बिल्कुल नहीं लगा रहे थे, अब देख क्या हो रहा है कि परिस्थिति उल्टी हो रही है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपने सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि मोटे अनाज को अपने दिनचर्या में शामिल करें। तो मैं आप किसान भाई से ये आग्रह करूँगा कि आप मोटे अनाज की खेती जैसे पहले करते थे फिर से करना आरंभ कीजिए, क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा प्राइस मार्केट से मिलेगा और इससे आप अधिक लाभ उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि मोटे अनाज की अगर खेती आप करते हैं तो जो उत्पादन आपका होगा वो 2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना से 10 गुना तक अधिक फायदा देगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाई। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बारिश का मौसम अभी चल रहा है और ऐसे मौसम में फसलों की देखभाल करना, खेती करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और तब जब हमारे किसान सब्जी फसल लगा रहे हैं, यानी कि अगर सब्जी फसल लगा रहे हैं तो उनकी हमें खेती किस प्रकार से करनी चाहिए, देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि हमारी फसलों को कम नुकसान हो और हम उसे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो आज के इस अंक में हम कुछ इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे और विस्तार तरीके से जानकारी, जिसके लिए हम आपको सीधे अपने विशेषज्ञ से ही मिलवा लेते हैं। तो चलिए हम अपने विशेषज्ञ से मिल लेते हैं। हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बरसात के मौसम में कौन सी वो सब्जियों की खेती करेंगे जिनको लगाने से उनको मुनाफा ज़्यादा मिल पाएगा। भानु जी, अभी बरसात के मौसम में खेती हो रही है और दूसरी कि अगर खेत खाली है तो फिर दूसरी सब्जी फसल कौन से लगाएंगे। तो अभी जो आप जैसा कि आपका प्रश्न है कि कौन सी फसल है, तो अभी जो है बरसात के दिनों में अभी के समय में आप किसान भाई ले रहे हैं लौकी, नेनुआ, करेला, तोरी, भिंडी वगैरह। तो ये कुकुरबिटस क्रॉप जिसे हम लोग लत्तेदार सब्जियां कहते हैं, लत्तेदार सब्जी ले रहे हैं। कुछ हद तक आप फ्रेंच बीन ले रहे हैं, बोदी भी ले रहे हैं। तो इसमें अभी जो फसल लगी हुई है उसकी देखभाल कैसे करनी है बरसात में, ये जानना जरूरी। हमारा ये भी एक प्रश्न है कि जो सब्जियां लगी हुई उनकी देखभाल कैसे करेंगे जी, और जो लगाना है तो वो कौन कौन सी सब्जियां लेंगे और कैसे उनको लगाएंगे जी। तो किसान भाइयों, अभी जो सब्जी लगी हुई है, अभी बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है, हालांकि मौसम की बेरुखी दिख रही है, तो ऐसे समय में आपको औद्यानिक फसल ही लेना पड़ेगा और औद्यानिक फसल में सब्जी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो सब्जी फसल में अभी आप देख रहे होंगे आपके खेत में घास, खरपतवार बहुत ज़्यादा होंगे। किसान भाइयों, खरपतवार रोग का भी कारण है, कीड़े का भी कारण है और पोषक तत्व जो ज़मीन में उपलब्ध है वो मुख्य फसल को होना चाहिए था, सब्जी को मिलनी चाहिए थी, वो पोषक तत्व भी खींच रहा है, जगह वगैरह का उपयोग तो कर ही रहा है। तो खरपतवार उसका दुश्मन है और ये खरपतवार बरसात के दिनों में ज़्यादा होते हैं। तो खरपतवार की सफाई निश्चित रूप से आप करें पूरी तरह। दूसरी बात, पानी की अधिकता है, पानी की कमी नहीं है, पानी की अधिकता हो सकती है या मान लीजिए सफिशिएंट है। तो जब अतिवृष्टि हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, उस समय पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, जल जमाव पौधे के आसपास नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो अभी फसल है उसमें रोपाई करने से पहले आप मेड़ वगैरह तो बनाए थे, लेकिन हो सकता है वो मेड़ टूट फूट गया हो या उसमें कुछ क्षति हो गई हो, तो वो मेड़ की ठीक से बंधाई कर लें। जल निकासी की जो व्यवस्था आपने की है ठीक से दुरुस्त कर लें, इसलिए कि अभी इस साल आप देख रहे हैं कि बारिश जो हो रही है, ये बारिश लेट से शुरू हुई है और अब बारिश हो सकता है ज़्यादा हो। तो जब समय था उस समय बारिश कम हुई और जब सब्जियां आ रही हैं उस समय बारिश ज़्यादा हो सकती है, तो ये ज़्यादा बारिश हानि भी पहुंचा सकती है।
तो इसके लिए जो पानी है, ज़्यादा पानी जो होगा खेत में वो जमाव के रूप में नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। इसलिए जल निकासी की पूरी व्यवस्था दुरुस्त रखें। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा की जो स्थिति है वो एक समान नहीं हो रही है जी, कभी अधिक हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ऐसे में हम लोग जो खेती कर रहे हैं तो धान नहीं के बराबर लगा पाए। तो ऐसे में हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं। तो कौन सी सब्जी और कैसे खेतों पर वो लगाएं ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिले? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसान भाइयों, बारिश कम हुई है समय पे, तो धान की रोपाई जो होती थी, बिछड़े की रोपाई होती थी, वो धान निचली ज़मीन में नहीं हो पा रही है, या जो हुआ है उसमें वो किसी तरह उपज जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो खेत खाली रहेगा। तो हम उसके लिए कैसे प्लानिंग करें, ये मुख्य विषय है। तो इसके लिए धान की रोपाई या बोआई जो होती है मध्यम और निचली ज़मीन में होती है। तो अभी अगस्त सितंबर में आप अगर वो खेत खाली है तो उसकी खेत की तैयारी के लिए और अगला कौन सी फसल लेंगे इसकी तैयारी ठीक से कर लें, सोच लें। इसके लिए अगला जो फसल हम ले सकते हैं वो सब्जी की फसल मुख्य रूप से वो है टमाटर, फूल गोभी, आप फ्रेंच बीन ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। ये सब सब्जियां, आप लत्तर वाली कुछ सब्जी ले सकते हैं। आप फ्रेंच बीन जो लीजिएगा ये झाड़ीदार फ्रेंच बीन होगी। तो इन सब की खेती अगर तैयारी करेंगे तो आपको पहले मार्केट पकड़ाएगा। ये आगात खेती होगी रबी फसल के लिए, तो ये पहले मार्केट पकड़ाएगा, उसकी आमदनी उससे अच्छी होगी। साथ साथ अभी सब्जी की बात हो रही है, लेकिन फल का भी वृक्षारोपण आप कर सकते हैं टाड़ जमीन में। तो जैसे जो सब्जियां अभी खड़ी हैं उसमें किसान भाइयों आपको देखने की ज़रूरत है कि जल जमाव नहीं हो। दूसरी बात कि इसमें कीड़े लग सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं। तो कीड़े लगने के लिए जब आपकी सब्जी अभी निकल रही है तो स्वाभाविक है आप कीड़े मारने की दवा देंगे। कीड़े मारने की दवा देंगे तो एक सप्ताह तक उस सब्जी फसल को तोड़ना नहीं है, तो हो सकता है वो सब्जी बूढ़ी हो जाए, तो कहीं ना कहीं ओवर मैच्योर हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी सावधानी बरतनी है। हम तो कहते हैं कि अगर वो रसायन जहर से आप कीड़ा मार रहे हैं तो वही जहर फिर हमारे शरीर में आता है तो वो हानि पहुंचाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैविक कीटनाशी का प्रयोग करिए, या जो घर में बना हुआ पौधा या उसके पार्ट से बना हुआ, जैसे नीम की पत्ती से बना हुआ कीटनाशी, जैसे नीम का बीज जो सीड होता है, बीज से बना हुआ कीटनाशी, गोमूत्र गोबर से बना हुआ कीटनाशी, लहसुन और मिर्च से भी बनाते हैं, लहसुन और मिर्च से बना हुआ कीटनाशी का भी हम उपयोग करें। ये मुख्य रूप से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हर 15 दिन पे अगर इसका छिड़काव किया जाए तो निश्चित रूप से कोई कीड़ा नहीं लगेगा, बीमारी भी कम लगेगी। किसान भाइयों, एक बात यहाँ पे और बता दें कि आप जो जैसे नीम या मिर्च, लहसुन या गोमूत्र वगैरह का जो ले रहे हैं वो कीटनाशी जो बनाए हैं, उसमें एक टीपोल झाग पैदा करने के लिए, क्योंकि ना आजकल बरसात है तो बारिश कब हो जाएगी कोई ठीक नहीं है, तो आप जो छिड़काव करेंगे तो बारिश से धुल जाएगा या अपने आप भी पानी लुढ़क जाता है, पत्ती से पानी लुढ़क जाता है। तो उसके लिए टीपोल आता है, या टीपोल नहीं मिले तो आप ना 1 ग्राम प्रति लीटर जो घोल है उसमें 1 ग्राम जो कपड़ा धोने वाला चूर्ण होता है, सर्फ वॉशिंग पाउडर होता है, वो 1 ग्राम मतलब 1 चुटकी आप डाल दीजिए 1 लीटर पानी का सॉल्यूशन में, और उसको ठीक से चला करके जब उसका छिड़काव करेंगे तो पत्ती से चिपकेगा, वो पत्ती से चिपकेगा और उससे ज़्यादा देर तक वो दवा रहेगी और उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। हमारे किसान भाई जो सब्जियां लगा चुके हैं जी, उनमें कौन से प्रमुख रोगों का प्रकोप होता है, तो उसकी रोकथाम कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि उनके फसलों में इस रोग का प्रकोप हो चुका है? बिल्कुल किसान भाइयों, आप जो सब्जी लगा रहे हैं उसमें कीड़े और रोग लगेंगे। कीड़े रोग वाहक होते हैं, कीड़े आ रहे हैं तो वो रोग भी लेकर के आएंगे, वो छेद करेंगे ही, फली को तोड़ेंगे, खाएंगे, पत्ती को खाएंगे, वो कीड़े भी रोग भी लाएंगे। तो रोग कैसा लग रहा है? रोग आपका बैक्टीरिया से भी लग सकता है, फंगस से भी लग सकता है और वायरस से भी लग सकता है। तो जो वायरस का रोग, जैसे आप मोज़ैक देखते हैं, जो बोदी वगैरह में पीली पत्ती में धारियाँ हो जाती हैं, वो मोज़ैक होता है। तो मोज़ैक का कोई उपाय नहीं है, आप जैसे उस दिखता है पत्ती, उसको उखाड़ करके पौधा को उखाड़िए और नीचे ज़मीन में गाड़ दीजिए या जला दीजिए। तो वायरस का कोई उपाय नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन है।
मनाही कर सकते हैं हम कि भाई ये वायरस तुम ऐसा यहाँ पे आकर के रोग पैदा मत करो। तो कौन लाता है? तो कीड़ा ही लाता है। तो कीड़ा के लिए जैसा कि हमने बताया कि कीटनाशी, जैविक कीटनाशी का आप उपयोग करें। एक और अच्छी बात है कि जीव भी होता है, जैसे हेलिकॉस ऐसे करके दवा आती है, तो वो क्या करते हैं ना, ट्राइकोग्रामा, ये क्या करते हैं, ये पत्ती से लगा देते हैं, पौधे से लगा देते हैं, और इसमें कीड़े होते हैं जो वो कीड़े जो बीमारी पैदा करते हैं वो कीड़ों को खाते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें। सप्ताह में एक दिन लगाया जाता है वो पत्ती के निचले भाग में, जहाँ पे अंडा कीड़े देने वाले लगते हैं वहाँ पे, और ये अंडा पे अंडा देती है। ये जो जीव है अंडा पे अंडा देती है, वैसा अंडा जो कि हानिकारक है, हमको रोग पैदा करता है, वो अंडा को ये मारती है। तो जीव को मारता है, तो ये अच्छा है, जीव को मारे और वो जो कीड़ा जो डैमेज कर रहा है वो कीड़ा मर जाए और हमारा फसल की सुरक्षा हो जाए। तो हम जैविक कीटनाशी का उपयोग करें, जैविक उत्पाद का उपयोग करें जो कि कीड़े मारने या भगाने में मदद करता है, और ऐसी चीज़ का उपयोग करें जो बीमारी भी पैदा नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी, हम आशा करते हैं उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अगले अंक में कुछ ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता और चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा में चलाई जा रही है तालाब जीर्णोद्धार योजना। गढ़वा के किसान को तालाब निर्माण के लिए ले सकते हैं 90% अनुदान। उड़द के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद T9। अब समाचार विस्तार से।
भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लोहरदगा जिले में तालाब जीर्णोद्धार और गहरीकरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत खूंटी जिला के सार्वजनिक उपयोग वाले निजी तालाबों को मशीन द्वारा गहरा किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम 1 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ जल क्षेत्र वाला तालाब होना जरूरी है। इस योजना से लाभ लेने के लिए लोहरदगा के किसान 29 मई तक जिला भूमि संरक्षण कार्यालय लोहरदगा में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। झारखंड सरकार की ओर से गढ़वा जिला में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की योजना है। इस योजना के तहत परकोलेशन टैंक यानी मध्यम एवं निचले खेत में तालाब का निर्माण किया जाएगा। तालाब की लंबाई 120 फीट, चौड़ाई 100 फीट और गहराई 12 फीट होगी। इसकी प्रति इकाई योजना लागत 4,70,000 रुपए है। इसमें 90% अनुदान सरकार देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए गढ़वा के किसान 25 मई 2018 तक अपना आवेदन पत्र जिला भूमि संरक्षण कार्यालय गढ़वा में जमा कर सकते हैं। राज्य के जो किसान परवल की खेती करना चाहते हैं वे जून तक फसल लगा सकते हैं। इसके लिए बीज बुआई भी कर सकते हैं और कटिंग्स भी लगा सकते हैं। परवल की उन्नत प्रभेदों की गुणवत्ता कायम रखने के लिए कटिंग्स लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा। परवल की खेती करने वाले किसान फसल लगाने में ज्यादातर कटिंग्स लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन होता है जिससे अच्छी कीमत मिलती है। चूँकि कटिंग्स की प्रक्रिया की अवधि लंबी होती है इसलिए इसके रोपाई का समय भी लंबा चलता है। सितंबर अक्टूबर से लेकर जून महीने तक परवल लगाया जा सकता है। राज्य के जो किसान परवल की खेती करना चाहते हैं वे जून तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। वे अपनी इच्छा अनुसार बीज भी लगा सकते हैं। परवल लगाने की प्रक्रिया हमारी बरसात के ठीक बाद सितंबर अक्टूबर से ही शुरू हो जाती है जो जून तक चलती है। उसमें चूँकि हम बीज से भी लगाते हैं और ज़्यादा हम कटिंग से लगाते हैं, कायिक प्रवर्धन के द्वारा लगाते हैं, इसलिए ये लंबा समय है और ये किस्म का प्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए भी आसान है। राज्य के किसान खरीफ दलहनी फसल उड़द की खेती के लिए 15 जून से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। उड़द के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद T9, पंत U19 या बिरसा उड़द 1 लगाएं। खरीफ दलहनी फसल उड़द की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद T9, पंत U19 या बिरसा उड़द 1 लगाएं। औसतन ये 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पशु चालित ब्लेड हैरो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान कतार में लगी हुई कपास, मक्का और शलजम जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई तथा आलू एवं मूंगफली की कोड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 0.5 से 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आइए आज जानते हैं बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाई कई पक्षी बड़े चाव से कीटों को खाते हैं। ये कीट उन्हें फसल लगे खेतों में आसानी से मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बैगन फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए अड्डा यानी पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर, जमशेदपुर, सिमडेगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का
1,400 रुपये से 1,600 रुपये, बैंगन 3,220 रुपये से 3,700 रुपये, महुआ 2,500 रुपये से 3,000 रुपये, गोभी 2,955 रुपये से 3,500 रुपये, मिर्च 4,000 रुपये से 4,500 रुपये, चावल मोटा 2,200 रुपये से 2,650 रुपये, चावल मध्यम 3,100 रुपये से 3,400 रुपये, चावल उत्तम 3,400 रुपये से 3,600 रुपये, गेहूँ 1,850 रुपये से 2,100 रुपये, दाल अरहर 6,850 रुपये से 7,800 रुपये, दाल मसूर 6,800 रुपये से 7,200 रुपये, दाल चना 7,550 रुपये से 8,500 रुपये, सरसों तेल 9,040 रुपये से 11,000 रुपये, चीनी 4,130 रुपये से 4,300 रुपये, आलू 1,050 रुपये से 1,450 रुपये और प्याज 4,150 रुपये से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां कृषि से जुड़ी ढेरों जानकारियां हमने ली। अब समय हो गया एक छोटे से विराम का, और इस विराम के बाद हम बातें करेंगे कुछ खास। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दुधारू पशुओं के आवास एवं खान पान प्रबंधन के विषय में। आज हमारे साथ स्टूडियो में इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पशुपालन प्रसार शिक्षा विभाग में बतौर मुख्य वैज्ञानिक कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आप दुधारू पशु पाल रहे हैं और अगर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और जानकारी हासिल कीजिए। इससे पहले कि कोई किसान भाई हमारे साथ जुड़े सर, जब हम बात करते हैं गर्मियों के मौसम की, तो हम जब ठंड का मौसम होता है तो उसमें कई तरह की व्यवस्था करते हैं कि दुधारू पशुओं के लिए उनको ढक कर रखते हैं। कई बार उनके लिए जो बिचाली वगैरह की व्यवस्था करते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम आवास की व्यवस्था में कौन कौन सा परिवर्तन करें ताकि उनको गर्मी ना लगे? बिल्कुल सही कहा कि जाड़े के दिन में उनको ढक के रखते हैं या बंद कमरे में रखते हैं। गर्मी में एकदम उल्टा है।
अभी हम अगर बंद कमरे में रखेंगे तो उसको ज़्यादा सफोकेशन होगा, ज़्यादा परेशानी होगी। तो आवास व्यवस्था में खास करके ये ध्यान देना है कि किसान भाई उसको बंद कमरे में नहीं रखें। अगर किसी कारण से वो शेड उन्होंने बंद कमरा बना के रखा हुआ है तो उसमें एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगा दीजिए। एग्जॉस्ट फैन लगाने से जो अंदर की गर्मी है वो बाहर निकल जाती है, तो ये करना है। दूसरा जरूरी चीज़ है कि आप जहाँ शेड बनाते हैं वो शेड बनाएं, उसको प्रॉपर जगह दें। लोग जो है बहुत ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा पशुओं को रखते हैं, जिससे कि उनको कठिनाई होती है, परेशानी होती है और दूध उत्पादन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो उसको डिस्ट्रेस से बचाने के लिए उनको सफिशिएंट स्पेस देने का ज़रूरत होता है। कम से कम एक बड़े पशु को, जो दुधारू पशु हैं, उनको 60 से 70 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। और जितना जगह आप अंदर के शेड में उसको रखे हुए हैं उससे कम से कम 3 गुना जगह उसको बाहर में ओपन एरिया चाहिए। ओपन एरिया में एक खास करके अभी जो हमारे किसान भाई हैं वो बिल्कुल इधर ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर पेड़ लगा के रखना है। पेड़ लगाने से उसमें छाया मिलते रहता है। जब वृक्ष के छाया के नीचे जानवर रहता है तो उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। तो डायरेक्ट गर्मी के धूप से बचाना है। जो किसान हमारे खास करके अगर चरने के लिए निकालते हैं तो उनको एक चीज़ ध्यान देना है कि वो दोपहर के जो गर्मी है उसमें ना निकालें, वो सुबह में निकालें और फिर शाम में निकालें, क्योंकि दोपहर का जो गर्मी है उसमें डायरेक्ट गर्मी जो पड़ती है उससे जानवरों को लू लगने की भी संभावना होती है, तो उससे बचाना है। तो आवास व्यवस्था में एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि आप अगर शेड बनाए हुए हैं तो ये जो एस्बेस्टस वगैरह का हम लोग शेड बना के रखते हैं, तो एस्बेस्टस के शेड में गर्मी जो है वो एब्जॉर्ब करता है वो और अंदर की तरफ वो पेनिट्रेट करता है। तो आप अभी ऊपर में उसको उजला रंग के पेंट कर दीजिए। उजला रंग के पेंट करने से वो धूप जो आता है वो धूप निकल के रिफ्लेक्ट हो जाता है, और अंदर का जो पार्ट है उसको आप ब्लैक रंग से, काले रंग से उसको ये करें। तो ये करने से उससे काफ़ी सहायता मिलता है। और ऊपर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है तो उस पर पुआल डाल दीजिए। पुआल डालने के बाद पानी का स्प्रिंकल कीजिए। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी की व्यवस्था। अगर आप पानी का प्रॉपर व्यवस्था आवास में रखते हैं तभी उनको आजकल जो है खास करके हमारी दुधारू नस्लें आ रही हैं जो कि हॉस्टिन फ्रीजियन जर्सी जो बाहर की हमारी जो गाय हैं उनके लिए खास करके आवश्यक हो जाता है कि ये जो संकर नस्ल हैं या बाहर की जो गाय हैं उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। तो उनको गर्मी से बचाने के लिए स्प्रिंकलर का जो व्यवहार कर रहे हैं आजकल, पानी का हमेशा छिड़काव करते रहिए। हमेशा पानी का छिड़काव करते रहिएगा, काफ़ी उससे अंतर आएगा। दूसरा काम कि उसको जानवर को कम से कम 3 बार नहाना जरूरी है। 3 बार नहाना एकदम जरूरी है। और नहाने में भी ये ध्यान रखना है कि गर्म पानी से ना नहाए। उसको थोड़ा सा कोई ठंडा पानी, कुआं का पानी आप निकाल के उससे नहाएंगे, वो पानी ठंडा होता है। आपके नलकूप में जो पानी है वो ठंडा होता है। तो उस तरह के पानी से आप नहाइए उसको, उससे काफ़ी अंतर आता है। जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को हम बता दें कि अगर आप किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रॉल में हमारा नंबर चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-3456519। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने आवास व्यवस्था के बारे में, और आपने ये भी बताया कि 3 बार कम से कम नहलाएं और पानी जो है वो गर्म ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर गर्म हो जाता है पानी, उसी से नहलाते हैं, ऐसा नहीं हो। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो चरने के लिए भी अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए जो मुनासिब समय होगा जो हम चरने के लिए छोड़े दुधारू मवेशियों को, ये क्या होगा? झारखंड में तो ज़्यादातर जो पशु रखते हैं उसको चरने के लिए ही छोड़ते हैं। तो सबसे जो जरूरी ध्यान देने का है कि गर्म धूप के समय में नहीं छोड़िए। सुबह के समय में आप उसको 7 बजे घर से निकाल दीजिए और 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक आप एकदम निश्चित रूप से घर में वापस कर लीजिए। फिर शाम को आपको अगर निकालना है तो 4 बजे के आसपास निकालिए, 6 साढ़े 6 बजे तक वापस कर लीजिए। ये खास करके अभी का जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा घातक गर्मी है, जिसको कि जो लू लगने की संभावना रहती है इस वक्त, ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। ये तो हो गई बात जो हम चरने के लिए छोड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस वक्त जो गर्मी होती है
पानी बहुत प्यास बहुत लगती है। तो ऐसे में जो किसान भाई हैं वो किस तरह का पानी, मतलब कब कब पानी दें अपने मवेशियों को? बिल्कुल सही कहा आपने। पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना पानी जानवर पी सके उतना पानी उनको देना है। कम से कम उनको 4 बार पीने का पानी निश्चित रूप से उसको उपलब्ध करवाना है, कम से कम 4 बार। और वही मैंने जैसे नहाने के लिए बताया कि गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, उसमें पीने में और भी नहीं इस्तेमाल करना है। उसको कोशिश यही करना है कि थोड़ा ठंडा पानी मिले। उससे दूध के आप उत्पादन में देखेंगे कि अंतर आ जाएगा। आप अगर दुधारू पशु है आपके पास, अगर वो उसको आप कम से कम दूध दूहने के पहले एक बार अगर उसका स्नान कर देते हैं या ठंडे पानी से उसको ये करते हैं या ठंडा पानी उसको पिलाते हैं तो दूध में थोड़ा सा मात्रा में परिवर्तन निश्चित रूप से आ जाता है। दूध में वृद्धि होती है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। गर्म पानी पिलाने से उसको स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए गर्म पानी नहीं पिलाना है। ठंडा पानी पिलाना है और ठंडे पानी से उसको नहलाना है। ये 2 चीज़ ध्यान देना है। और अगर किसान भाई अभी लेके निकले हैं और गर्मी लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, लू लगने का ये होता है। मैंने कहा कभी 10-11 बजे भी आप लेके निकले हैं, उस समय भी लू लग सकता है। तो लू से बचाने के लिए आजकल बहुत ही आसान तरीका है। आम बहुत प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। आप केवल आम को लेके उसके शरीर में लेप लगा दें, उसको जो है पका लीजिए। मनुष्यों में भी किया जाता है। तो उसको लेके मनुष्य में आप लेप कम लगाते हैं, बल्कि आप शरबत पी के निकलते हैं। उनको आप शरबत नहीं पिलाएं, उनको लेप लगा दें। उनको जो आम है उसके शरीर में आम को उसको अगर पका के डालें या कच्चा भी अगर आप पीस के डालते हैं तो उसके शरीर में लगाएं। इससे लू लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। बिल्कुल। आपने बताया कि दुधारू पशुओं को नहलाना चाहिए, ठंड में रखना चाहिए। साफ सफाई कितना महत्वपूर्ण है इस मौसम में? जो घर का जो आवास का जो साफ सफाई वो कितना महत्वपूर्ण है? आवास का साफ सफाई तो हर मौसम के लिए बहुत जरूरी है। और साफ सफाई अगर जहाँ नहीं है वहाँ पर बीमारियाँ होती हैं। अभी जो दिन है उस दिन में, और ख़ास करके अभी और बाकी के जो 10-15 दिन के बाद जो कंडीशन आने वाला है उसमें ये होगा कि बहुत ही कीटाणु जो हैं, बिल्कुल जीवाणु जो हैं वो बढ़ते हैं। मच्छर भी बहुत सारे, खास करके ये अभी जैसे ही जब गर्मी खत्म होगा और गर्मी खत्म होगा तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाएगा। तो अभी हो साफ सफाई तो जरूर ध्यान देना है। बाद में खास करके जब बरसात के पहले का जो समय है उस समय उनकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी हो। और दूसरा कि इंसेक्टिसाइड का छिड़काव भी करना होता है। बरसात के जस्ट पहले आप जो है मनुष्य में ये जानवरों में जो है टीकाकरण जो है वो बहुत ज़रूरी है। 2 टीका खास करके, एक हम लोग HS का हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, गलघोटू बीमारी जिसको यहाँ कहते हैं, और दूसरे लंगड़े की बीमारी, लंगड़ी जो कि हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया ये ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। तो लंगड़े की बीमारी और गलघोटू की बीमारी ये अभी तुरंत बरसात के मौसम में होने वाला है। इसलिए बरसात के पहले गर्मी में ही अभी मई के लास्ट में हम लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। आप लोग निश्चित रूप से अपने जो पशु हैं उनको ये 2 बीमारी का टीका जरूर अभी लगवा लें, जो कि मुफ्त में जो है हमारे पशुपालन विभाग जो है उसको लगा रहे हैं। बिल्कुल, टीकाकरण किसान भाइयों अवश्य करवाएं, इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा आपको। डॉक्टर साहब, जब हम आहार की बात करते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि पानी 4 बार कम से कम पिलाएं, आहार की क्या व्यवस्था करें, कब और कैसे दें, क्या मात्रा होनी चाहिए? बिल्कुल, आहार सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी गर्मी के दिन में आहार का है। एक तो जानवर को भूख भी कम लगती है और दूसरा कि जो जैसे हरा चारा का अभी जो आप बात करेंगे, हम लोग हरा चारा की कमी हो जाती है अभी के मौसम में। हरा चारा न के बराबर है करीब करीब। तो उनको जो है हम लोग खास करके जो कुट्टी भूसी ये सब देते हैं, उसके साथ जो हम लोग दाना मिश्रण जो बनाते हैं वो दाना मिश्रण हल्का हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम लोग खल्ली में है कि जाड़े के दिन में हम सरसों की खल्ली देते हैं और अभी के दिन में सरसों की खल्ली बिल्कुल नहीं देते हैं। अभी सरसों की खल्ली आप जब देते थे तो आप सरसों की खल्ली को रिप्लेस कर दिए तीसी की खल्ली से। तीसी की खल्ली जो है वो थोड़ा ठंडा होता है। तो हम दाना मिश्रण जो बनाते हैं, जो दाना मिश्रण जो होता है मुख्यतः उसमें 4 चीज़ होते हैं। एक मकई का दाना, और दूसरा जिसको कि आप दर्रा बना के देते हैं,
दूसरा जो चोकर देते हैं, तीसरा कोई ना कोई उसमें खल्ली मिलाते हैं। तो ये खल्ली जो है वो खल्ली चिनिया बादाम की खल्ली हो सकती है, सोयाबीन की खल्ली हो सकती है, और आज के दिन के लिए खास करके तीसी की खल्ली वो हम लोग दे सकते हैं। अभी के दिन के लिए सरसों की खल्ली हम लोग मना करते हैं कि अभी आप सरसों की खल्ली, क्योंकि सरसों की खल्ली गर्मी ज़्यादा पैदा करता है, तो अभी के दिन में सरसों की खल्ली आप नहीं देंगे। बाकी दालचीनी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप दालचीनी उसमें मिला लीजिए, और खनिज लवण और ये मिनरल मिक्सचर के साथ साथ जो है नमक, सॉल्ट, ये देना उसमें ज़रूरी है। क्योंकि इसके साथ साथ अभी क्या है कि आहार में उनको जो है नमक की मात्रा ज़रूरी है। नमक की मात्रा अभी अचानक जो है वो काफ़ी कम होने लगता है, तो उसमें नमक उसको मिले, इसको खास करके ध्यान देने की आवश्यकता है। खनिज लवण भी जो है, मिनरल मिक्सचर जिसको बोलते हैं, वो पशुओं को मिलना चाहिए अभी। जी, मिनरल मिक्सचर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जब पशुपालन करते हैं तो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो भोजन की जो मात्रा होगी वो किस तरह की होनी चाहिए? प्रोटीन वगैरह जो होता है, या कई बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो पहले से हरा चारा नहीं दे पाते हैं तो साइलेज बना कर रखते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल बिल्कुल वही, मतलब हमारे किसान भाई, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे किसान भाई अभी हरा चारा का विकल्प खोज के रखें। हरा चारा जितना ज़रूरी है उनके भोजन में, उनके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैंने बताया कि हरा चारा कम हो जाता है, तो हरा चारा के विकल्प के रूप में हम जब हरा चारा ज़्यादा होता है तो उस समय हम हरा चारा के साइलेज बना के रखते हैं। मतलब उसको आप बोले कि हरा चारा का अचार बना के रखते हैं। अभी आप उस समय साइलेज खिला सकते हैं, ये उसके लिए उपयुक्त समय है जबकि आप साइलेज इस्तेमाल। दूसरा अभी अल्टरनेटिव फूड के रूप में अजोला है, जिसको कि आप खिला सकते हैं। अजोला क्या है कि ये एक्वेटिक फर्न है, ये आपको पानी में मिलता है वो, और वो बहुत ही कम पानी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसमें अजोला अगर लगाए हुए हैं तो, या अभी इस समय भी लगाना चाहते हैं तो ये कभी भी आप लगा सकते हैं उसको। अजोला को आप एक बार बेड तैयार करते हैं। अजोला का बेड तैयार करने के लिए आपके पास अगर छोटा ज़मीन है तो आप छोटे ज़मीन में भी उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे आप एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में 9 फीट 6 फीट का एक एरिया ये कर लीजिए, उसमें पानी डालना है। पानी डालने के पहले, चूँकि पानी डालेंगे तो पानी सब सूख जाएगा या इवेपोरेट कर सकता है, इसलिए हम उसमें एक प्लास्टिक का जो ये होता है, प्लास्टिक का पहले पॉलीथीन उसमें डाल देते हैं पूरा, और उसके ऊपर तब पानी डालते हैं ताकि वो सूख ना ले पानी या बाष्पीकरण ना हो जाए। बिल्कुल। और पानी डालने के बाद तब फिर उसमें हम लोग गोबर जो है वो 1-2 दिन 3 दिन पुराना गोबर जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और साथ में ये उसके अजोला के ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। और साथ में जैसे पोटास है, वो थोड़ा पोटास उसमें डालते हैं। इससे अजोला का कल्चर आप डालेंगे तो 3 दिन 4 दिन में वो पूरा अजोला उसमें भर जाएगा। आप उसमें से थोड़ा अजोला निकाल के और अपने जानवरों को खिलाइए, बाकी अजोला जो है उसको छोड़ दीजिए। फिर अगले 3-4 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर में पूरा का पूरा भर जाएगा, फिर थोड़ा सा निकालिए। तो ये कितना लाभदायक होता है जानवरों के लिए? ये बहुत ही लाभदायक है। अजोला जो है खास करके वैसे जगहों में, हम लोग शहर में भी रहते हैं, शहर में भी जो है कि हमारे पास जगह नहीं है कि हम हरा चारा लगा सकें, तो हरा चारा का विकल्प के रूप में आपके पास छोटा सा एरिया अगर कहीं है तो आप उसमें अजोला लगा सकते हैं। अजोला सबसे ज़्यादा लाभदायक है। इसका उत्पादन हमने बताया कि इतना तेज़ी से इसका ग्रोथ होता है कि जैसे अगर हम नेपियर घास, जो कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग फॉडर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है नेपियर का, तो अगर हम नेपियर की बात करें तो उससे 4 गुना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। और आप अगर उसको 1 एकड़ ज़मीन में लगाएं या कोई आपके पास तालाब है उसमें लगाएं तो आप पशु के आहार की कोई आपको चिंता नहीं रह जाएगी। ये आपको सूखे चारे, हरे चारे और दाना मिश्रण, इसके साथ आपको एक सप्लीमेंट्री फूड की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत जगह की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, छोटी सी जगह पर भी छोटी जगह में ही ये बोल सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक और बात मेरे मन में जो प्रश्न है, किसान भाई अगर अजोला का उत्पादन करना चाहते हैं तो जानकारी किस तरह से प्राप्त करें? यही बहुत ही आसान है। यह आजकल बैप का सेंटर है, और बैप के सेंटर में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बैप के सेंटर में जानकारी मिल जाएगी।
और क्योंकि हरा चारा उत्पादन का भी काम हमारा जो सरकार की तरफ से बैफ को ही इंटरेस्ट किया गया है, तो वो उस काम को कर रहे हैं। तो आप बैफ के सेंटर में जाएंगे, हो सकता है कि बैफ का सेंटर में आप जहाँ जाएं वहाँ वो कल्चर उसका अगर आप खोज रहे हैं वो वहाँ उपलब्ध नहीं हो, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से वो कल्चर उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन फार्म जो बने हुए हैं अजोला के, और वो बैफ द्वारा संचालित हो रहा है और उसको वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मोटे तौर पर जो किसान भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो गर्मी के मौसम में जो आहार और आवास के प्रबंधन के अलावा क्या संदेश देना चाहेंगे उनको कि किस तरह से वो रखें ताकि दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल, दूध उत्पादन के लिए खास करके अभी के दिनों में एक सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसको गर्मी से बचा के रखना है। जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगता है तो दूध का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो गर्मी से बचाने का जो हमने उपाय बताया वो उपाय करना है। उसको शेड में रखना है, उसको छायादार जगह पर रखना है, और पानी, ठंडा पानी उसको हमेशा मिलते रहे, ये ध्यान देना है। दूध के उत्पादन बढ़ेगा और खाने में उनकी रुचि कम हो जाती है। तो अभी जैसे हरा चारा आप अगर सैलेज वगैरह बना के रखे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं बना के रखे हैं तो अभी के दिनों के लिए अजोला जो है वो एक वरदान के रूप में आपको साबित हो सकता है। आप अजोला खिला सकते हैं। अभी भी अगर आपके पास नहीं अपने अजोला लगाया हुआ है, आप इसको कल्चर लेके आइए, 1 हफ्ता के अंदर में ये तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप पशुओं को दीजिए, इससे काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि अगर आप दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं तो एक बात निश्चित रूप से ध्यान रखें, आवास और आहार के प्रबंधन के साथ साथ आप बीच दोपहरिया में अपने पशुओं को न छोड़ें, पानी पिलाएं, मिनरल मिक्सचर दें, और साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सरसों की खल्ली को न दें ताकि गर्मी में काफ़ी उससे नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, आप इन तमाम उपायों को अपनाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।